हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है स्टडी विद रिमझिम में। तो हम करने वाले हैं क्लास 9th का फ्रांसीसी क्रांति का इतिहास में पहला चैप्टर 1। इतिहास का पहला चैप्टर है जो फ्रांसीसी क्रांति है, क्लास 9th का। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा 18वीं सदी में उत्तरी में फ्रांस समाज। तो देखो, सन 74 में जो लुई 16 राजगद्दी पे आए थे, ठीक है, और वो पूर्व फैमिली से बिलोंग करते थे। और जब वे राजगद्दी पे आए थे सन 74 में, तब उनकी केवल 20 साल की उम्र थी, ठीक है। आगे जो है हमारा, उनका विवाह जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया की रानी से हुआ था, मैरी एंथोनियट से, ठीक है। और जब वे राजा बने थे, राजकोष बिल्कुल खाली हो चुका था और फजूल के जो खर्चे होते हैं उस वजह से भी हमारा जो था लुई 16 के राजकोष खाली हो चुका था, जैसे दरबार में शाना शौकत के वजह से भी। अब जो था लुई 16 जो थे शासनकाल में, जब लुई 16 जब आए थे तो फ्रांस ने किसकी मदद करी थी? अमेरिका के 3 उपनिवेश की मदद की थी ब्रिटेन से, ठीक है, उनको आज़ाद दिलाने के 13 उपनिवेश को। तो उस युद्ध के चलते फ्रांस के 10 लेबर खर्च हो चुके थे। अब ये लेबर क्या होता है? लेबर उसे कहते हैं जो फ्रांस की वहाँ की ये मुद्रा थी पहले, ठीक है। अब उससे चलते खर्च हो चुका था कितना? 10 अरब लेबर। फिर उसके बाद था कि इससे पहले इनका 2 अरब लेबर खर्च हो चुका था। अब जो सरकार थी, ठीक है, वो क्या करती थी? अब वो कर्ज भी देती थी। कर्जदाता 10% ब्याज की मांग करने लगी थी। और फलस्वरूप जो फ्रांस क्रांति थी उसके बजट में अब ये नहीं था, क्योंकि वो दिनों में वो बढ़ता ही जा रहा था, वो कर्ज में डूबते जा रहा था फ्रांस। और अब क्योंकि वहाँ का क्या नियम था कि सेना को पैसे दो, राज्य दरबार में, और जो सरकारी विश्वविद्यालय या कोई भी काम होता था जो गवर्नमेंट जैसा, उन सभी को पैसे देने होते थे। अब जो आगे है उसके चलते तो ये सब फ्रांस में जो था वो डूब ही रहा था कर्ज में। फिर जो वहाँ की 18वीं सदी में जो फ्रांस था वो 3 स्टेट में बांटा गया था। केवल जो 3 स्टेट के थे वो साधारण थे, ठीक है। अभी हम इसको चित्र से भी समझेंगे। और जो फ्रांस प्राचीन जो राजतंत्र था, ठीक है, वो जो था सन 1789 से पहले ही फ्रांसीसी समाज में एवं जो संस्थाओं के लिए होता था। अब हम चित्र 2 में देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति किस तरह से थी। देखो, हमारे यहाँ ये दी गई है। तो देखो, पहले जो था वो प्रथम स्टेट जिसमें आते थे पादरी वर्ग, फिर आता था द्वितीय जिसमें आते थे कुलीन वर्ग, फिर हमारा तृतीय जिसके अंदर आते थे बड़े बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील और आदि। फिर इनसे जो करीब आते थे वो किसान और काम गरीब होते थे। और फिर इनसे भी छोटे जो होते थे गरीब, वो छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर यानी कि जो लेडीज़ होती है लेबर्स, वो, और नौकर। अब आप पूछोगे कि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग किसे कहते हैं? पादरी वर्ग होते हैं जो चर्च में काम करते हैं, ठीक है। और कुलीन वर्ग होते हैं जो राजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक है। आगे है कि अब ये तो उनका स्टेट में बटा ही था। पूरी जितनी आबादी थी उसमें से 10% जो थे वो किसान थे, ठीक है। अब किसान तो थे, फिर तब भी उनके पास इतनी जो किसान थे, केवल कुछ ही जो किसान थे जिनकी खुद की ज़मीन थी, बहुत कम थे। बस 60% जो ज़मीन थी वो कुलीन और चर्च यानी कि राजा महाराजा और चर्च और तीसरे स्टेट के जो अमीर लोग थे उनके पास था। तो प्रथम 2 स्टेट यानी प्रथम और दूसरे स्टेट को, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, इन दोनों लोगों को एक जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त थी। इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषाधिकार थी कि किसी को भी कर नहीं देना पड़ता था। इनके लिए टैक्स जो था माफ़ था बिल्कुल। किसके लिए? पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लिए। जो कुलीन वर्ग थे उनके लिए एक वो क्या करते थे, सबसे कर वसूलते थे, वह किसानी से कर वसूलते थे, ठीक है। और जो किसान
कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग की ज़मीनों पे काम करते थे। ठीक है, वो क्या करते थे, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग अगर उनको कुछ काम पड़ता था तो किसानों को बुला लेते थे, उनसे कहते थे कि ये हमारा घर बनाओ, खेती का काम कर दो, सड़क बनवा दो और आदि काम ऐसे कुछ कह देते थे करने के लिए। ये भी कह देते थे कि हमारी सेना का ये काम कर दो, सैनिक का, जाओ इसका ये कर दो, वो कर दो। फिर चर्च जो था, चर्च भी एक टैक्स लेते थे, यानी कर लेते थे, जिसका नाम था टाइप। उसको हम धार्मिक कर भी कह सकते थे, वो वसूलते थे। ठीक है, और ये जो टैक्स होता था वो जो किसान थे उनकी फसल के 10 बराबर हिस्सेदार होता था। ऊपर से जो तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को तो सरकार का एक कर होता था, वो तो देना ही पड़ता था, उसको हम कहते थे टाइल कर। उसमें पक्ष कर होता था और अपक्ष शामिल कर होते थे, दोनों ही। पक्ष कर और अपक्ष कैसे होते, देखो, पक्ष जैसे कि आप ले लो नमक, ठीक है, और अपक्ष में ले लो आप तंबाकू। अब जो पक्ष चीज़ है, यानी जो पक्ष है, ये पक्ष है, ठीक है, एक मिनट, ये पक्ष है, यानी कि क्या, ये लागू है, बिकना, तो इसका टैक्स। पर तम्बाकू जो है वो बिकना लागू नहीं है इतना ज़्यादा, तब भी वो बिकता है, तो इसका भी टैक्स होता है। यही में बताया जा रहा है। और आपका यहाँ एक मेन पॉइंट ये सभी लिखा रहते हैं, तो प्लीज़ आप इसको रीड कर लिए करो, क्योंकि इसी से कभी कभी साइड के जो क्वेश्चन जो होते हैं उनसे भी आपके आ जाते हैं। तो अब आगे जो हमारा जनता के संघर्ष, यानी जीने का संघर्ष है, सॉरी, तो फ्रांस की जो संख्या थी 1715 में 2.3 करोड़ थी जनसंख्या। फिर सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो चुकी थी, जिससे क्या हुआ, जो अनाज के उत्पादन थी उसकी तुलना में काफ़ी मांग होने लगी। क्यों? क्योंकि जो अनाज था वो ज़्यादा, जो फैक्ट्रीज थी, सॉरी, जो था अनाज वो ख़त्म हो चुका था और उसकी ज़्यादा मांग होने लगी थी, वो जो ख़राब भी हो चुकी थी फसल। ठीक है, अब जो अधिकतर लोग थे वो कुछ फैक्ट्री में काम करते थे। अब इतनी ज़्यादा जो महंगाई बढ़ रही थी, अधिकतर जो कामगार थे उनके लिए जो मज़दूरी करते थे वो मज़दूरी मालिक तय करता था कि इनको कितने पैसे देना, वो फिक्स ही रहता था कि ना ही कम होगा ना ही ज़्यादा होगा। एक बार जो फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया। अब जो था, अमीरी और गरीब में जो एक खाई चौड़ी होती जा रही थी। ठीक है, यानी कि अब जो था अमीर, जैसे कि ब्रेड दुकानदार वाला, ठीक है, अब वो क्या कर रहा था, वो महंगा ब्रेड बेच रहा था, उससे क्या हो रहा था, वो तो अमीर बन रहे थे, पर गरीब जो था उसको खरीद नहीं पा रहा था। इससे क्या हो रहा था, उन दोनों के बीच में जो लाइन थी वो बढ़ती जा रही थी, दूरी। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं, रोटी की जब संकट पड़े तो उसको हम कहते हैं जीविका संकट। ठीक है, अब क्या है हमारा आगे, अब हमारा है, इधर देखो, यहाँ भी हमें कहा है कि जीविका संकट उसे कहते हैं जब हमें जीने का, यानी जब हम जीवित रहने में भी हमारा खतरनाक होने पड़े, हमें कुछ मिले ना, और आनंद जिसका कोई नाम ना मालूम हो। ठीक है, ऊपर भी हमारा ऐसी एक नया शब्द था, उसको भी हम रीड करते हैं। अब यहाँ लीवर जो थी फ्रांस की मुद्रा थी। ठीक है, और ये सन 1794 में समाप्त हो चुकी थी। और जो हमने अभी पढ़ा कि ए स्टेट कितनी थी, 3 में विभाजित की गई थी इस सिस्टम में, एक प्रथम थी और एक द्वितीय और एक तृतीय पर। ठीक है, और जो पादरी वर्ग होते थे उसके अंदर चर्च आते थे, जो चर्च का कार्य करते थे, और जो चर्च वाले होते थे। टाइट क्या, कौन सा कर होता था, जिसमें सिर्फ चर्च ही कर लेते थे, है ना, और वो कितना परसेंटेज होता था, 10% हिस्सा होता था बराबर, जो किसान उपजाऊ करते थे फसल का। टाइल कर कौन सा होता है, जो सीधा राज्य का आदाय, यानी कि जो सीधा सरकार के पास जाता था। ठीक है, हमने यहाँ तक रीड कर दिया। अब आगे है हमारा, अब देखो हमारा आता है कि अब कुछ नए वर्ग भी उभरे थे। विशेष अधिकारी जो मिली थी प्रथम और द्वितीय को, उनको अंत करने की कल्पना आई। पहली बार भी ये मतलब कि आई थी अकाल, और एक बार किसानों और कामगारों ने विरोध कर चुके थे, परंतु इससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई सबूत नहीं थी, बुनियाद जिससे वो खड़े हो सके और कुछ ऐसा कुछ दिखा सके सबूत, तो कुछ हुआ नहीं, वो बात टल गई। फिर ये जिम्मेदारी जो थी ये तीसरे स्टेट के उन लोगों को अब आई जो शिक्षक थे, समझदार थे, नए विचार वाले, जो
हो रहे थे, यानी कि जो अब मध्य वर्ग उभर रहे थे, अब वो विरोध करना स्टार्ट कर रहे थे। अब जो थे 18वीं सदी में एक नया सामाजिक समूह बना। वो कौन सा था कि वो नए जो मर्द उभर रहे थे, जो काफ़ी शिक्षक थे और समझदार थे और कुछ नए विचारों वाले थे। अब देखो जो फसल जिनमें जो फसलते थे, यानी कि जो फसल रहे सक्सेसफुली रहे, ठीक है, वो समुद्री व्यापारी और ऊनी और तथा रेशमी वस्त्रों का उत्पादन करते थे, ठीक है, वो बेचते थे। और जो ऊनी और रेशमी कपड़े होते थे उसको ज़्यादा जो समाज में खरीदने वाले कुछ अमीर लोग होते थे, राजा महाराजा, जो बहुत ही ज़्यादा बिकता था ऊनी और रेशमी कपड़ा। इसमें कौन कौन बेचता था इस कपड़े को? जो तीसरी स्टेट के सौदागर होते थे वो, और कुछ वकील, पेशाहार, ये सभी शामिल होते थे। ये सभी क्या थे? ये सभी पढ़े लिखे थे, है ना। तो ये समाज के अंदर क्या कर रहे थे? ये जो कह रहे थे कि जो जन्म से विशेषाधिकारी जो मिली है प्रथम और द्वितीय स्टेट को, दो स्टेट को, यानी पादरिक वर्ग और कुलीन वर्ग को, उनके पास अब जन्म से विशेषाधिकारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरे स्टेट के जो कुछ जो मध्य वर्ग यानी समझदार उभरे थे, नए मध्य वर्ग, किसी भी व्यक्ति के पास सामाजिक हैसियत का अधिकार नहीं, योग्यता होना चाहिए। यानी कि अब जैसे कि आपके पापा अगर पुलिसमैन है, ठीक है, तो इनका जो बेटा जो होगा, ठीक है, ये ना जाना जाए कि पुलिस वाले का बेटा है। बेटा अपनी एक पहचान बनाए, ठीक है, खुद की, कि मैं ये हूँ, अपनी एक आइडेंटिटी बनाए, ठीक है। स्वतंत्रता, सम्मान और नियमों का सम्मान, अवसरों का विचार। और जो अब फ्रांस में, ठीक है, ऐसी अब उभर के आए फिलोसफर यानी दर्शकों, ठीक है, तो वो 2 जनों आए थे, 3 जने। तो अभी 2 के बारे में हम जानेंगे। जो पहले थे जॉन लॉक और जॉन जैक रूस, ठीक है। जो जॉन लॉक थे उन्होंने टू ट्रिस्ट ऑफ गवर्नमेंट में इन्होंने एक किताब लिखी थी जॉन लॉक ने, जिसमें इन्होंने बताया कि राजा की जो ताकत है, शक्ति, उस पर नियंत्रण, जो निरंकुश अधिकार का बताया कि उस पर हम उस शक्तियों पे क्या करना चाहिए, निरंकुश लगाना चाहिए, मतलब इतना ज़्यादा उन पे शक्ति नहीं होनी चाहिए। जो रूस थे, यानी कि जो जो रूस थे, उनके जो विचार थे वो भी कुछ इसी तरीके से रहे हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था, देखो यही बताया गया, सामाजिक अनुबंधन, यानी कि द सोशल, ऐसी इंग्लिश में बोला जाता है, अभी हम बता देंगे, पर इन्होंने लिखी थी सामाजिक अनुबंधन, ठीक है। और ऐसी एक और उभरे थे जिनका नाम था मॉन्क्यूज, इन्होंने लिखी थी द स्पीड ऑफ द लॉ, यानी कि इन्होंने इसमें लिखा था कि जो सरकार है उसके अंदर जो शक्ति है राजा की, उसको 3 बराबर में बांटा जाए, जैसे विधायक, कार्यपालिका और अन्य पालिका में, ऐसे उनके पार्ट को विभाजित किया जाए। अब हमें जैसे कि पता है कि जब संयुक्त राजा 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिए थे, इसी मॉडल की सरकार बनी। यानी कि जब 13 जो उपनिवेश आज़ाद हो गए थे ब्रिटेन से, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि फ्रांस की जो शक्ति है वो 3 पार्टों में बांट दिया गया, विधायक और कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो उन्होंने भी सेम इसी तरीके से, नए तरीके से वो बनाया सरकार। अब क्या हुआ, फ्रांस के जो राजनीतिक चिंतक थे वो भी अमेरिका संविधान और उनमें दी गई व्यक्तियों का अधिकार की गारंटी प्रमाण करने में एक महत्वपूर्ण स्रोत थी, ठीक है। अब जो दर्शक थे यानी फिलोसफर जो थे, इनके जो विचार थे वो काफ़ी बहुत अच्छे थे, और ये लोगों की तरह क्या कर रहे थे, उनकी तरफ ये फैला रहे थे बातें। इनको अखबार के फ्रंट पेज पे गरम गरम, मतलब कि कहते नहीं, तड़का मसाले की तरह न्यूज़पेपर, फ्रंट पुस्तक पे, इन सभी पे सब छपाया जा रहा था। अब जो पुस्तक और एवं जो अखबार को लोग जो पढ़ते थे वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ते थे, ताकि जो अनपढ़ होते थे ना लोग, उनको भी समझ आ जाए कि इसके अंदर क्या लिखा है। अब लुईस जो 16 थे, उनके द्वारा जो राज्य में जो खर्चों को पूरा करने के लिए उन्होंने फिर से क्या करा,
क्या करा था, फिर से कर लगाने की अखबार में विशेषकारी बता दी। अब जो लोग थे वो गुस्से से भड़क उठे तीसरे स्टेट की कि राजा दोबारा ऐसे क्यों कर रहा है, कर क्यों बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब जो थे वो गुस्सा करने लगे दोबारा। अब वो गुस्से में क्या कर रहे थे, अब यहाँ से हमारी क्या होगी, क्रांति की स्टार्ट होगी। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे अब पार्ट 2 में। आपका पार्ट 1 यहीं कंप्लीट होता है, तो हम इसको पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो सभी स्टूडेंट रेडी रहना कि पार्ट 2 में हम मिलेंगे। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन की आपकी हर वीडियो की आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। प्लीज़, हम सभी आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप तक वीडियो पहुंचाते हैं, हर इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें बहुत खुशी होती है। और लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को। बेल आइकन दबा दीजिए अपने फ़ायदे के लिए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जल्दी से जल्दी। और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए जो भी आपका डाउट है। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स। अब मिलेंगे हम पार्ट 2 में। फ्रांसी की क्रांति की शुरुआत यहाँ से मुझे बता देना। ठीक है, यहाँ से हमें पढ़ना है। बाय बाय स्टूडेंट्स।